सो आई थिंक एक नए टॉपिक के लिए आप लोग तैयार होंगे। सो जोर का झटका हाय धीरे से लगा। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करें। इजी टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इस टॉपिक से भी हम एक क्वेश्चन मिनिमम 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके चलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। जहां तक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात है, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात है, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करता है, और क्या क्या इनमें सिचुएशंस बनती हैं जिन्हें हमें डील करना है, और फिर उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी। तो पहले बात हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आपके पास दो तरह के बिल होते हैं, एक ट्रेड बिल और एक अकोमोडेशन बिल। और जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन का सवाल है तो ज्यादा चांसेस अकोमोडेशन बिल से होते हैं, ट्रेड बिल से कम। पहले ट्रेड बिल पे बात करते हैं कि ट्रेड बिल क्या है, किस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास इनिशियली दो पार्टीज होती हैं, वन इज द क्रेडिटर एंड अदर इज डेटर। एक पार्टी है हमारे पास ए, जिसने बी को कुछ गुड्स सेल किए। ट्रेड बिल की बात हो रही है तो डेफिनेटली कोई ट्रेड हुआ होगा। तो यहां ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए हो गया हमारा सेलर, और यू कैन से द क्रेडिटर, and B become buyer, and debtor. A sold goods to B, B is buyer of the goods and A is the seller of the goods. So for A, B is debtor and for B, A is creditor. यहां B A को रिक्वेस्ट करता है कि आई एम नॉट एबल टू पे राइट नाउ, सो आई विल क्लियर योर ड्यूज आफ्टर 2 or 3 months। अब B 2 महीने बाद पेमेंट करने वाला है। ए का क्रेडिट सेल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन्हें क्रेडिट सेल की है तो डेफिनेटली क्रेडिट पीरियड तो अलाउ करना रहेगा। तो ए इज रेडी टू गिव हिम द क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, बट ए वांट सम अश्योरेंस कि बी उसे टाइमली पेमेंट करेगा। बोले सर मुझे बार बार आपको रिमाइंड ना करना पड़े, फॉलो अप ना करना पड़े, तो उसके लिए आई वॉन्ट assurance that you will pay after 2 months on a specified date। तो यहां पे ए बी पे एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, एक एग्रीमेंट बनाता है
नॉर्मल लैंग्वेज में एग्रीमेंट बोलेंगे तो इजीली समझ में आएगी बात। एक एग्रीमेंट बनाता है और उसमें बी को एक अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस और सॉर्ट ऑफ ऑर्डर देता है। द लैंग्वेज इज लाइक दैट कि ए इज गिविंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मतलब जो मैंने लिखा है वो फाइनल है, उसमें नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ इस तरह का होगा कि ए की तरफ से लिखा जाएगा, बी की तरफ से लिखा जाएगा, आई विल पे दिस मच अमाउंट टू ए और एनी अदर पर्सन authorized by A after 2 month। और ये एक इंस्ट्रूमेंट बना के A B को सेंड करता है, यानी A वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, मेक करता है। इसलिए यहां हम A को बोलने लगते हैं ड्रॉवर और मेकर ऑफ बिल। बी उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करने के बाद, देखने के बाद, उस इंस्ट्रूमेंट को देखने के बाद उसकी टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके वो इंस्ट्रूमेंट वापस ए को ट्रांसफर कर देगा, यानी बी इज एक्सेप्टिंग दैट ऑर्डर। और जैसे ही बी उसे एक्सेप्ट करता है उसे हम एक नाम देते हैं ड्रॉई, एक्सेप्टर और ड्रॉई, हु इज एक्सेप्टिंग द बिल एंड गिविंग बैक टू द ड्रॉअर। जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट होता है वो बिल बी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है और बी अपनी बुक्स में से ए जो उसका क्रेडिटर था उसका नाम रिमूव करके उसकी जगह एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है, जिस लाइबिलिटी का नाम है बिल्स पेएबल। That instrument is known as bills, and against that bills B is supposed to pay in future. That's why it become bills payable for B. That is liability of B. A के पास जब वो इंस्ट्रूमेंट आता है, ए के पास जब वो इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी बिल्स ही है उसके लिए, लेकिन उस बिल्स के अगेंस्ट में ए विल रिसीव द पेमेंट इन फ्यूचर। तो ए के लिए दैट बिल बिकम बिल्स रिसीवेबल एंड इट इज असेट फॉर ए। ए अपनी बुक्स में से बी को रिमूव कर देगा क्योंकि बी इज नाउ उसका डेटर नहीं है, क्योंकि बी ने अपना पेमेंट कर दिया इन फॉर्म ऑफ बिल, जिसका एक्चुअली कैश पेमेंट 2 महीने बाद होने वाला है। तो ए डेटर को हटा के उसकी जगह एक अदर असेट ले आएगा और उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। यहां बिल एग्जिस्टेंस में आया है, यहां बिल एग्जिस्टेंस में आया है। बिल स्टार्ट कहां से होगा? ड्रॉअर से, क्रेडिटर से, जो उस बिल को लिखेगा और डेटर को एक इंस्ट्रक्शंस देगा। डेटर उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही बिल की एग्जिस्टेंस आती है, बिल वहां से शुरू होता है। वो बन गया बिल्स पेएबल, उसके लिए हो गया बीआर और यहां से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ? अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ए के पास एक असेट है जिसका नाम है बीआर, और इस बीआर का ए को पेमेंट कब मिलेगा? आफ्टर 2 मंथ। तो ए के पास पहली चॉइस है, ए विल होल्ड द बिल टिल मेच्योरिटी। दो महीने तक ए वो बिल अपने पास रखता है और आफ्टर 2 मंथ वो बी के पास जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेगा।
collect the payment on due date. Who is collecting the payment? A is collecting the payment, मतलब the drawer itself collecting the payment, क्योंकि ड्रॉर ने वो बिल मैच्योरिटी तक खुद के पास होल्ड किया. ऑप्शन नंबर 2, ए को इमीडिएटली कैश की जरूरत है. बिल के अगेंस्ट तो पेमेंट उसे 2 महीने बाद मिलने वाला है, बट ए को कैश अभी चाहिए. तो ए को अभी कैश चाहिए, तो ए के पास क्या ऑप्शन है? ए उस बिल को लेके बैंक के पास जाएगा और बैंक से उस बिल को डिस्काउंटेड करवा लेगा. ये टर्म सुना हुआ है हमारा, बिल डिस्काउंटेड, मतलब ए विल गिव दैट बिल टू द बैंक एंड कलेक्ट द पेमेंट इमीडिएटली. बैंक उस ए से उस बिल पीरियड का, मतलब जिस दिन उसने वो बिल बैंक को दिया और जिस दिन बैंक को एक्चुअली पेमेंट मिलेगा, उस पीरियड का इंटरेस्ट उससे चार्ज करता है. दैट इंटरेस्ट इज नोन एज डिस्काउंट चार्जेस. अब ए ने बी को, बैंक को बिल दे दिया और बैंक उस बिल का पेमेंट कब लेगा? मैच्योरिटी पे. तो मैच्योरिटी तक एक तरह से बैंक ने ए को मनी एडवांस की है, सॉर्ट ऑफ लोन दिया है. तो बैंक उससे लोन का इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये कहलाता है डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंटेड विद बैंक. व्हाट विल हैपन ऑन मैच्योरिटी? बैंक जाएगा बी के पास और बी से बैंक पेमेंट लेके आएगा ऑन मैच्योरिटी. बैंक विल कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम बी ऑन मैच्योरिटी. मतलब जैसे ही ए बैंक से बिल डिस्काउंट करवाता है, ए को उसका पेमेंट मिल जाता है और ए के बुक्स में से बीआर भी चला गया. मैच्योरिटी पे बैंक बी से बिल का पेमेंट कलेक्ट करेगा और बैंक के पास अपना पेमेंट वापस आ जाए. ऑप्शन नंबर 3, ए का सेम अमाउंट का एक क्रेडिटर है. ए का एक सेम अमाउंट का क्रेडिटर है जिसको पेमेंट करनी है. ए वो बिल उसको दे देता है कि भैया ये पकड़ो 2 महीने बाद का बिल, 2 महीने बाद बी से पेमेंट ले आना, अपना हिसाब क्लियर. दैट इज नोन एज इंडोर्समेंट ऑफ बिल. इंडोर्समेंट टू क्रेडिटर. देन व्हाट विल हैपन ऑन मैच्योरिटी? वो क्रेडिटर जिसको बिल इंडोर्स किया गया, वो जाके बी से पेमेंट कलेक्ट करेगा. तो यहां पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? बी की बुक से बी आर गया और बी की बुक से उसका खुद का एक क्रेडिटर खत्म हो गया, यानी बी ने थ्रू दैट बिल अपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया. एक और ऑप्शन है बी के ए के पास, एक और ऑप्शन है ए के पास. अब ये क्या होता है कि ए को पता है कि यार ये बिल मुझे मैच्योरिटी पे कलेक्ट करना है, जाके पेमेंट लेना है. ए डोंट वांट कैश राइट नाउ. ए उसको एंडोर्स भी नहीं कर रहा है, बोले यार मैं खुद होल्ड करके चलूंगा, मैं पेमेंट ले आऊंगा. लेकिन इस तरह के कई बिल्स ए के पास आते हैं, तो उसका बोले यार ड्रॉर में रख दिया और भूल गए, पेमेंट मैच्योरिटी पे पेमेंट शायद कलेक्ट ना कर पाए, भूल जाएं. तो ए वो बिल बैंक को दे देता है, पेमेंट नहीं ले रहा है, सिर्फ बैंक को ऑथराइज कर रहा है कि आप मैच्योरिटी डेट पे मेरे बिहाफ पे बी से पेमेंट ले आना. ए विल गेट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी डेट ओनली. ए को पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे ही मिलेगा, लेकिन कलेक्शन लेने वो नहीं जा रहा है. कलेक्शन लेने कौन जा रहा है? बैंक जा रहा है. तो ये कहलाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बिल्कुल, बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि बैंक उसके लिए कलेक्शन चार्जेस लेगा. अब यहां पेमेंट कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक.
ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे ड्रॉर के पास होती है कि ड्रॉर उस बिल को अपने पास मेच्योरिटी तक होल्ड करके खुद ट्रॉई से पेमेंट लेके आ रहा है, ड्रॉर उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवा लेता है, बैंक जाके कलेक्शन लेके आ रहा है, पेमेंट लेके आ रहा है, या ड्रॉर उस बिल को इंडोर्स कर देता है और इंडोर्सी पेमेंट लेके आ रहा है, या ड्रॉर वो बिल बैंक को कलेक्शन के लिए देता है, बैंक कलेक्शन लेके आ रहा है। इन सारी सिचुएशन से एक नई पार्टी हमारी पिक्चर में आती है। फर्स्ट 2 पार्टीज कौन थी? ड्रॉर हु राइट्स द बिल, ड्रॉई हु एक्सेप्ट्स द बिल, and now the third party who collects the payment of the bill known as payee. ये थर्ड पार्टी who collects the payment of the bill known as payee. पेई कौन कौन हो सकते हैं? पेई खुद ड्रॉर हो सकता है, पेई बैंक हो सकता है, पेई एंडोर्सी हो सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास 3 पार्टीज आती हैं। ये मैं आपको ट्रू फॉल्स थ्योरी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से पिक करके चलें कि देयर आर 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वन इज ड्रॉर हु राइट्स द बिल, द पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द डेटर owes that person owe him and who writes the bill for payment is known as drawer. The person यानी debtor who accepts the bill and return to the drawer is known as drawee, and the person who finally collect the amount of the bill from drawee is known as payee. Then true false में ऐसे क्वेश्चन भी आता है, the drawee may be payee, is it true? Yes, the drawee and payee may be same person. यदि ड्रॉर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, इस ड्रॉर ने उस बिल को अपने पास ही होल्ड करके रखा है तो वो खुद ही पेई होगा। ड्रॉई को नॉट बी पे, ड्रॉई को तो सारी सिचुएशन में ड्रॉई को तो ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है, ड्रॉई का और कोई रोल नहीं है। ड्रॉई उस बिल के साथ कुछ नहीं कर सकता, ड्रॉई सिर्फ ड्यू डेट पे वेट करेगा, जो भी पार्टी बिल लेके उसके पास आएगी वो उसका पेमेंट कर देगा। ये तो एक हमारे पास नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिनेरियो बनता है। अब इसके अंदर हम बात करें कि ड्रॉई के पास भी कोई ऑप्शन है, ड्रॉई के पास कोई ऑप्शन है? यस सर, ड्रॉई के पास भी ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो बहुत सीधा है कि भैया कुछ नहीं करना है, वेट कर लो, जिस दिन पार्टी पेमेंट लेने आए, जिस दिन पेई पेमेंट लेने आए उस दिन पेमेंट कर दो। मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट ऑन मैच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन, व्हेन ड्रॉई फील्स, अच्छा क्या पेमेंट होगा, जरूरी है क्या पेमेंट होगा, क्या ड्रॉई पेमेंट करेगा? हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि ड्रॉई में मेक डिफॉल्ट, ये ड्रॉई पेमेंट नहीं कर रहा, ड्यू डेट पे मैच्योरिटी डेट पे उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है और वो पेमेंट नहीं कर पाता। इन दैट सिचुएशन दैट बिल बिकम डिसऑनर, और जब भी बिल डिसऑनर होगा, जिस रूट से बिल आया था, जिनको डिलीट करके बिल आया था, उसी रूट से बिल वापस जाएगा और जिनको भी डिलीट किया था उनको वापस रीइंस्टेट कर देगा। मतलब ड्रॉई ने बिल ड्रॉर को दिया, ड्रॉर ने अपने पास रखा, ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। ड्रॉर ने क्या किया था, ड्रॉई को हटाया था और बिल आया था, बिल डिसऑनर हो गया तो बिल वापस जाएगा और ड्रॉई वापस डेटर बन जाएगा।
ड्रॉर ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक पेमेंट लेने ड्रॉर के पास गई, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक वापस ड्रॉर के पास आएगी, ड्रॉर से पेमेंट ले लेगी खुद का, क्योंकि उसने तो पैसा ड्रॉर को ही दिया था, वो ड्रॉर से अपना पेमेंट ले लेगी, ड्रॉर के पास बिल वापस आ गया, अब ड्रॉर वापस ड्रॉई को डेटर बनाएगा और बिल कैंसिल करेगा, बिल खत्म करेगा। ड्रॉर ने बिल इंडोर्स किया था, इंडोर्सी पेमेंट लेने गया था, इंडोर्सी को पेमेंट नहीं मिला, इंडोर्सी वापस ड्रॉर को अपना डेटर बनाएगा, ड्रॉर वापस इंडोर्सी को अपना क्रेडिटर बनाएगा, फिर ड्रॉर बिल लेके ड्रॉई के पास जाएगा और ड्रॉई को वापस अपना डेटर बनाएगा, पूरा रिवर्सल, कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा। जिस रूट से जिस तरह से ट्रांजैक्शंस होके आए थे वो सारे ट्रांजैक्शन वापस रिवर्स करने। नया बिल की बात नहीं कर रहे अभी मैं सिर्फ वहीं पे रुका हुआ हूं, उस बिल का क्या हुआ। ड्रॉई से ड्रॉर, ड्रॉर से वापस पेमेंट के लिए ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो उसी रूट से, जिस रूट से बिल घूम के आया उसी रूट से बिल वापस जाएगा और इस बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सारे रिवर्स हो जाए। किसी ने किसी को डिस्काउंट दिया, रिवर्स, पेमेंट के लिए दिया था ना डिस्काउंट, पेमेंट तो हुआ ही नहीं, पूरा रिवर्सल। एंट्रीज करेंगे बट स्टोरी समझ लें ताकि रूट मिस ना करो। जिस रूट से आओगे उसी रूट से वापस जाओगे, मतलब आते वक्त जितनी एंट्रीज हुई थी जाते वक्त वो सारी एंट्रीज रिवर्स होती हुई जाएगी। ये तो डिसऑनर का केस हो, लेकिन मैं बात करता हूं दूसरी। मैं लिख देता हूं बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनी। पॉसिबिलिटी नंबर 3, ड्रॉई को ड्यू डेट से पहले ही पता चल गया कि मैं ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे पास उस डेट को शायद इतना पेमेंट नहीं होगा, और यदि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, और डिसऑनर होना मतलब नेगेटिव रिमार्क, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क, सिबिल स्कोर खराब। यार ऐसा ना हो, तो वो ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉर को रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं इस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे पेमेंट करने में कैपेबल नहीं हूं, तो डू वन थिंग, पेमेंट पीरियड एक्सटेंड कर दो, मुझे एक्सटेंशन दे दो। तो सर पहली चीज, एक्सटेंशन तो पॉसिबल नहीं होता बिल का, क्योंकि बिल इज जस्ट लाइक अ चेक, एक बार जो डेट डल गई तो डल गई, तो क्या होगा सर, उस चेक को काटो, नया चेक दे दो एक्सटेंडेड डेट का, तो वो जो बिल था वो बिल हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल, कैंसिल होने का मतलब अब उसकी वैल्यू 0, लेकिन कैंसिलेशन का मतलब वापस डिसऑनर जैसे ही पूरा रूट रिवर्स करना है, जस्ट लाइक डिसऑनर, पूरा रूट रिवर्स कर। चलिए वापस पुरानी पोजीशन पे आ गए, डेटर को वापस डेटर बनाना, क्रेडिटर को वापस क्रेडिटर बनाना, और पूरा रूट रिवर्स करने के बाद, कैंसिलेशन के बाद फिर एक नया बिल आएगा अगली डेट का, एक्सटेंडेड डेट का, तो एक नया बिल आ जाएगा, और उस नए बिल में पॉसिबिलिटी बनती है पूरी कि उस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है कि आपने मेरा पेमेंट डिले कर दिया, मुझे इंटरेस्ट लेना है, हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इंटरेस्ट लिया जाएगा, इंटरेस्ट हो सकता है। दैट सिचुएशन इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है, शॉर्ट नोट, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब पूरा इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ड्रॉई फील्स
or when Droy believes कि he is not able to pay the bill amount on due date, requests to the drawer to cancel the old bill and accept a new bill for the extended period is known as renewal of bill. In this situation, drawer may charge interest from the drawee for that extended period. That's all. It is not dishonor of the bill. It is not the case of dishonor of the bill. एक सिचुएशन फिर और बनती है, discharge under rebate. Here drawee has money to pay in advance. मतलब ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉई के पास पैसा आ गया एंड ही वांट टू डिस्चार्ज द बिल, मतलब पेमेंट करना चाहता है, ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करना चाहता है। कौन करेगा भाई, क्यों करेगा? जब बिल पे डेट लिखी है, पैसा आ भी गया तो क्यों दूंगा मैं? ड्यू डेट पे दूंगा, जब तक पैसे को काम में लूंगा। बट ड्रॉई वांट पे इट, बट डेफिनेटली वो पे कर रहा है। यदि जल्दी पे कर रहा है तो उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा तो पे करेगा। तो वो ड्रॉअर को रिक्वेस्ट करता है कि I have money right now. If you want, I can pay the due amount of bill before the due date. Subject to आप मुझे उसका कुछ डिस्काउंट दे दें, रीबेट दे दें, बेनिफिट दे दें। मैं आपको 1 महीना पहले पेमेंट दे रहा हूं, 1 महीने का आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, मनी काम में आएगी, तो आप 5% 6% जो भी 1 महीने का पेमेंट डिस्काउंट रीबेट देना चाहते हैं दें। तो if drawer agrees on that point कि हाँ यार चलो आई एम इन नीड ऑफ मनी, वैसे भी बैंक से लोन लेता तो भी इंटरेस्ट लगता, तो आई एम रेडी टू टेक द पेमेंट एंड विल अलाउ यू सम रीबेट। तो उस अर्ली पीरियड का, जितना जल्दी वो पेमेंट कर रहा है, उस पीरियड का रीबेट दिया जा सकता है। यदि वो रीबेट पे एग्री करेगा तो जो भी टर्म्स कंडीशन फाइनल होगी, बिल का अर्ली पेमेंट हो जाएगा। उस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ बिल अंडर रीबेट। ये दोनों पॉइंट इस चैप्टर से एक न एक शॉर्ट नोट कई बार बना हुआ है। रिन्यूअल ऑफ बिल, डिस्चार्ज ऑफ बिल, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, पार्टीज ऑफ द बिल, नोटिंग चार्जेस, ऐसे किसी ना किसी पे शॉर्ट नोट कई बार बना हुआ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक एक्ट से बनता है। कौन सा एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो एक्ट भी पढ़ोगे। ये 4 सिचुएशन हमारी ड्रॉई के केस में बनती। तो टोटल हमारे पास 4+4 जिनके बेसिस पे हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें जनरलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। 3 बुक्स बन सकती है हमारे पास। सिचुएशन कोई भी हो सकती है। यहां कुछ चीजें समझने के लिए और जरूरी है, तो उसमें पहली टर्म यहां हम समझें वो है ड्यू डेट। अब ये मुझे वापस से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर में भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। बिल के केस में ड्यू डेट का मतलब मेच्योरिटी डेट प्लस 3 डेज। मेच्योरिटी डेट का मतलब डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज। डेट ऑफ बिल का मतलब जिस दिन ड्रॉर ने बिल लिखा, दैट इज नोन एज डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिस दिन ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया,
तो टेन्योर काउंट कहां से होगा? बिल लिखने की डेट से या बिल एक्सेप्ट करने की डेट से? दैट डिपेंड्स। इफ नथिंग इज गिवन तो हम डेट ऑफ बिल से लेते हैं, लिखने की डेट से। एंड इफ बिल इज ऑन साइट तो एक्सेप्टेंस की डेट से। ऑन साइट का मतलब जिस दिन ड्रॉई ने बिल देखा उस दिन से टेन्योर काउंट। तो इफ नथिंग इज गिवन, डेट ऑफ बिल, इफ बिल इज ऑफ ऑन साइट देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, केयरफुली याद रखिएगा इस चीज को। डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑन साइट के केस में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगी प्लस मेच्योरिटी प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज। 3 डेज के बाद जो डेट आती है, यदि वो सडन हॉलीडे है तो एक दिन बाद, और यदि वो प्री डिसाइडेड हॉलीडे है तो एक दिन पहले। दूसरी टर्म जो यहां पे बहुत काम आएगा, बिल पे डेट तो बेटा जिस दिन बिल लिखा है वही डलेगी, क्योंकि ड्रॉर लिख रहा है। तो ड्रॉर लिख रहा है तो ड्रॉर लिखने वाली डेट ही वहां पे मेंशन करेगा। हाँ, कहना क्या चाहते भैया भाई? समझो, मैंने आज बिल लिखा ड्रॉई पे, मैं आज की डेट डाल दूंगा। से टुडे इज 28, मैं 28 का डेट डाल दिया, और डेट नॉर्मल डेट, बिल नॉर्मल बिल है तो 28 से काउंट होगा, चाहे वो 5 दिन बाद एक्सेप्ट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ बिल इज ऑन साइट तो मैं आज लिख रहा हूं, मैं आज की डेट डालूंगा, मैंने बिल उसे दे दिया, बिल उसके पास 2 दिन बाद पहुंचा, 3 जुलाई को जाके उसने बिल एक्सेप्ट किया, वो डेट डालेगा, सिग्नेचर करके बिल एक्सेप्टेड, उस डेट से टेन्योर काउंट। आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे तो बिना डेट के डॉक्यूमेंट थोड़ी बना के दे दोगे किसी को, बट टेन्योर काउंट कहां से होगा, दैट डिपेंड कि कैसा बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म यहां हम जो डील कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, वह नोटिंग चार्जेस। क्या होते हैं नोटिंग चार्जेस? जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी एक बिल ड्रॉ किया जाता है, उसको लीगल एग्जिस्टेंस देने के लिए उसकी नोटिंग करवाई जाती है नोटेरी पब्लिक के पास। वहां पे उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगता है और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। यदि वो बिल फ्यूचर में डिसऑनर हो जाए तो उस डिसऑनर के लिए मुझे एक प्रूफ चाहिए, एंड दैट प्रूफ विल बी प्रोवाइडेड बाय नोटेरी पब्लिक। कि जब भी वो बिल डिसऑनर होगा, वी विल गो टू द नोटेरी पब्लिक एंड टेल हिम कि दिस बिल बिकम डिसऑनर। वो नोटेरी पब्लिक उस फैक्ट को, बिल डिसऑनर हो गया, इस फैक्ट को अपने रजिस्टर में नोट करेगा, सिग्नेचर करेगा, और इस काम के लिए कुछ चार्जेस लेगा। वो चार्जेस नोटिंग चार्जेस कहलाते। नोटिंग मतलब बिल की नोटिंग हुई है, नोट किया गया है, कहां? नोटेरी पब्लिक के पास। उस नोटिंग के वो जो चार्जेस लेगा, वो चार्जेस पे कौन करेगा? पे करेगा पेई, क्योंकि बिल पेमेंट लेने तो पे ही गया था, तो पेमेंट उस वक्त पे ही करेगा। लेकिन बेयर कौन करेगा? ड्रॉई, क्योंकि वो चार्जेस ड्रॉई की वजह से पे करने पड़े। वापस बोल रहा हूं, नोटिंग चार्जेस कब होते हैं? डिसऑनर पे। पे कौन करता है? पेई।
बियर कौन करता है? ड्रॉई। अब पेई बैंक है, बैंक पे करके आ जाएगा, बैंक ले लेगा ड्रॉर से और ड्रॉर लेगा ड्रॉई से। पेई इंडोर्सी है, इंडोर्सी पे करके आया है, इंडोर्सी ले लेगा ड्रॉर से और ड्रॉर लेगा ड्रॉई से, इसी रूट से चल। तो याद रखना नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? पेई, और बियर कौन करता है? ड्रॉई। तो अकॉर्डिंगली एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। ये दो टर्म हो गई, नोटिंग चार्जेस एंड ड्यू डेट। अब आते हैं ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज दो बुक्स बना लें, सिचुएशंस लेते चलें और सबकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करें। ड्रॉर, ड्रॉई, फर्स्ट सेल ऑफ गुड्स, मैं इनको नाम दे देता हूं ताकि इजी रहेगा, एंट्री फटाफट बन जाए। सेल ऑफ गुड्स, बी डेबिट टू सेल्स, परचेज डेबिट टू ए। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ए के पास बी आर आएगा, बी आर टू बी, ए टू बी पी। ये दो तो हमारी फर्स्ट कॉमन एंट्रीज। सेल परचेज की इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी आपको, तो ये तो हमारी फर्स्ट बेसिक एंट्री हो गई। गुड्स, सेल ऑफ गुड्स हो गया और एक्सेप्टेंस ऑफ बिल हो गया। क्यों बनी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की ये एंट्री? असेट फॉर ए, बी आर डेबिट, और बी उसका डेटर था, डेटर अब कम हो गए तो उसे क्रेडिट। एंट्री याद करोगे बहुत पछताओगे, इसलिए एंट्री याद ना करके समझ के रूल को ध्यान में रख के, बी आर असेट इंक्रीज हो रहा है, बी डेटर कम हो रहा है। अब यहां से बनती है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, होल्ड टिल मैच्योरिटी। ए ने बिल मैच्योरिटी तक खुद के पास रखा, ए ने बिल मैच्योरिटी तक खुद के पास रखा, तो यहां दो संभावनाएं बनती है। एक, उसे पेमेंट मिल गया, और एक, उसे पेमेंट नहीं मिला। तो ए बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड मतलब उसको उसके बिल का पेमेंट मिल गया, बिल का पेमेंट मिल गया, पेमेंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू बी आर, और बी ने पेमेंट कर दिया है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसा भी। बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया। याद रखना पेमेंट होने पे बी हमेशा, ड्रॉई हमेशा एक ही एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक,
क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हु इज द पेई, वो पेमेंट किसे कर रहा है, वो पेमेंट किसे नहीं कर रहा है, वो बिल का पेमेंट कर रहा है। तो उसके लिए तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ही बनेगी एंट्री ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन, बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर में मैंने बताया था जिस रूट से आई उसी रूट से रिवर्स हो जाएगा। ये बी को वापस अपना डेटर बना लेगा, बी आर कैंसिल कर देगा, और यदि इसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो नोटिंग चार्जेस पेमेंट की कैश में पे किए होंगे इसने, तो उसकी एंट्री कर लेगा। जो नोटिंग चार्जेस पे करता है वो नोटिंग चार्जेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं है जो उसको डेबिट कर देगा नोटिंग चार्जेस के नाम से। नोटिंग चार्जेस इज एक्सपेंसेस ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई विल रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस एज एक्सपेंसेस। बेयर ड्रॉई करेगा तो ड्रॉई ही नोटिंग चार्जेस रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉर ने तो पेमेंट किया है सिर्फ, तो वो कैश के नाम से एंट्री करेगा। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, गलतियां करते हैं हम यहां पे। ड्रॉई बिल्स पेबल वापस आ गया इसके पास, नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंसेस टू ए। यहां जो इसने ए को क्रेडिट किया, ए को क्रेडिट किया, वो कितने अमाउंट से करेगा, बिल का पूरा अमाउंट प्लस नोटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज केयरफुली ध्यान रखिएगा, बिल का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता। बिल यदि 10,000 रुपए का है तो बिल विल बी ऑफ 10,000, यानी जब भी बी आर या बीपी लिखा हुआ आएगा उसके आगे अमाउंट हमेशा 10,000 ही होगा, उसको कम या ज्यादा मत कर देना। दैट इज सॉर्ट ऑफ चेक जिसपे अमाउंट चेंज नहीं कर सकते एंट्रीज में। ये दो एंट्रीज दो सिचुएशन की, यदि बी आर हमने होल्ड किया है। सेकेंड सिचुएशन, बिल डिस्काउंटेड। बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो यहां पे पहला केस वही बनता है, बिल ऑनर्ड, मतलब बिल का पेमेंट हो गया। हमें क्या करना है, बिल तो हमारे पास है ही नहीं, बिल किसके पास है, बैंक के पास। अच्छा, पहले बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं लिखी हमने, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बी क्या करेगा, बी से कोई मतलब नहीं, बी को इस चीज से कोई मतलब। डिस्काउंट कितना होगा यहां पे, कितना, कितने पीरियड का, डिस्काउंट विल बी ऑफ डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टिल मेच्योरिटी डेट।
डिस्काउंट होगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से मेच्योरिटी डेट तक का। बिल पीरियड का डिस्काउंट नहीं होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से मेच्योरिटी डेट तक का डिस्काउंट होता है। जिस दिन डिस्काउंट करवाया गया उस दिन से मेच्योरिटी डेट का डिस्काउंट होता है। बीआर कैंसिल करने के, बीआर खत्म हो गया ना, बीआर वापस आ गया, वो यूजलेस हो गया। तो बीआर हमारी असेट थी, वो असेट जीरो हो गई, तो असेट को क्रेडिट कर दिया जीरो करने के लिए, और डेटर को वापस डेटर बना दिया, बी को वापस डेटर बना के असेट क्रिएट कर दिया। मेच्योरिटी डेट पे बिल ऑन मेच्योरिटी दो सिचुएशन बनेगी। बिल ऑनर्ड, मेच्योरिटी पे बिल ऑनर्ड हो गया, यानी बिल का पेमेंट हो गया। बिल ऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी, ए के यहां कोई एंट्री नहीं होगी, बी के यहां एंट्री होगी। बी पेमेंट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बिल डिसऑनर, व्हाट एंट्री विल बी देयर, ये बी को वापस अपना डेटर बनाएगा। पहले यहां समझ लेना, पहले पूरा समझना, फिर एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले डिसऑनर पे क्या होगा, बैंक से इसके पास बिल वापस आएगा और बैंक इससे अपना पेमेंट ले जाएगा। तो एंट्री बनेगी बी आर वापस आ गया टू बैंक, और फिर ये बी को अपना डेटर बनाएगा और बी आर को खत्म करेगा। इस एंट्री में बी आर से बी आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डायरेक्ट एंट्री क्या बनी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो एंट्री बनेगी ये बनेगी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, तभी तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए होंगे और बैंक ने हमसे ले लिए होंगे, तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा और हम वो बी को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि 10,000 का बिल है, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस है, तो ये एंट्री होगी 10,100 से। मतलब है? बाद में करेंगे डिस्कस। बिल डिसऑनर पे ये क्या एंट्री करेगा, ये तो वही एंट्री करेगा, ए अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू बीपी।
बैंक को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, करोगे। आपने आपने तो लिया था पेमेंट बैंक से, ड्रॉर ने तो लिया था पेमेंट बैंक से, तो बैंक तो ड्रॉर से वापस ले लेगा डिसऑनर होने पर। थर्ड सिचुएशन, endorsement, bill endorsement, endorsee debit to BR, endorsee account debit to BR, और ड्रॉई तो कोई एंट्री करेगा ही नहीं। ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे पहली केस क्या बनती है, बिल ऑनर्ड। किसने बिल ऑनर किया, ड्रॉई ने। हमारे पास बिल ही नहीं है, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ड्रॉई बिल का पेमेंट करेगा तो एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी है। इसका बी केस बनता है बिल डिसऑनर। सेम केस, वही सेम तरीका, इंडोर्सी हमें वापस देगा बिल और हम ड्रॉई को वापस देंगे। बी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, इंडोर्सी को वापस अपना क्रेडिटर बना लो और बी को वापस अपना डेटर बना लो, वही सेम, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और बी क्या करेगा, ए डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू बीपी। ये तो हो गई हमारी सारी बेसिक एंट्रीज of all the three cases. Case number 4, bill sent for collection, bill sent for collection, बैंक डेबिट नहीं होगा क्योंकि पेमेंट अभी नहीं आएगा, पेमेंट तो मेच्योरिटी पे ही आएगा हमारे पास। तो हम एक नया अकाउंट सेंट ओपन करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। ऑन मेच्योरिटी, बिल ऑनर्ड, यानी बिल का पेमेंट मिल गया, पेमेंट आ गया बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन चार्जेस साथ में लेना चाहते हो तो साथ में ले लो, बैंक डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, that is collection charges, to bill
सेंट फॉर कलेक्शन। बी क्या एंट्री करेगा? बी तो वही एंट्री करेगा सर पेमेंट करने की, इसमें तो नया कुछ आना ही नहीं है। बीपी टू बैंक। इसका केस बी, बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर पे तो आपको पता है वही रिवर्सल, हमारे पास बिल वापस आएगा और हम ड्रॉई को वापस देंगे। बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और यदि नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे कर दिए तो टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस, हमें बैंक को पे करने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस। बी विल बिकम डेटर अगेन। हमने जब ये बिल सेंड किया था तो हमने कौन से अकाउंट में डेबिट किया था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जब वापस बिल आएगा तो हम उसी बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो गया वो अकाउंट। अब बियॉन्ड दिस, इफ वी हैव टू पे नोटिंग चार्जेस टू बैंक, बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए हमारे बिहाफ पे, तो टू बैंक या टू कैश वो नोटिंग चार्जेस हमें बैंक को देने पड़ेंगे। हम वो नोटिंग चार्जेस बिल अमाउंट में ऐड करके बी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें तो बी से रिकवर करना है। तो बी विल बिकम आवर डेटर फॉर द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। और इट, अरे बेटा बैंक को क्रेडिट कैसे कर रहे हो? बैंक से पैसा निकला, क्या बैंक में से बिल का पैसा निकलेगा आपके बिल डिसऑनर होने पे? फिर बैंक क्रेडिट कैसे कर दोगे? बैंक में पैसा आया ही नहीं है तो निकलेगा भी नहीं ना। डिस्काउंट करवाया था तब बैंक में से पैसा निकला था, हाँ, क्योंकि जब डिस्काउंट करवाया था तो बैंक में पैसा आ गया था, इसलिए डिसऑनर होने पे निकल गया। यहां बैंक पे बिल भेजने पे बैंक में पैसा आया ही नहीं, आया ही नहीं है तो निकलेगा भी नहीं। बी एंट्री क्या करेगा? बी तो वही करेगा, ए डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स पेबल। ये हो गए आपके सारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, ऑल द फोर सिचुएशंस, बिल ऑनर्ड एंड बिल डिसऑनर के केसेस। इसके बाद आते हैं हमारे पास अदर ट्रांजैक्शंस। कौन से? दो तरह के, ड्रॉई रिन्यूअल के लिए बोलता है, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, तो पूरा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ध्यान रखिएगा, जब भी बिल के रिन्यूअल की बात आती है तो पहले पुराना बिल कैंसिल होता है, तो इसमें सबसे पहले कैंसिलेशन, बी डेबिट टू बी आर, बीपी डेबिट टू ए। तो पहला तो होगा बिल कैंसिलेशन। फिर यदि इंटरेस्ट एग्री हुआ है तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री,
बी से लेना है, बी को डेटर बनाएंगे और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। बी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, ए को क्रेडिट करेगा। इंटरेस्ट कितने पीरियड का होगा? इंटरेस्ट विल बी ऑफ न्यू बिल पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट विल बी ऑफ न्यू बिल पीरियड, नया बिल जितने पीरियड का है उतने पीरियड का इंटरेस्ट, ऑन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। इंटरेस्ट न्यू बिल पीरियड का होगा और न्यू बिल के अमाउंट पे होगा, मेच्योरिटी से नहीं। हो सकता है नए बिल को एक्सेप्ट करने में 5 से 10 दिन का गैप रहा है, कुछ भी रहा, आप उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, डेट्स गिवन भी नहीं होती हैं कई बार। तो आप तो बस ये ध्यान रखिए, नया बिल 3 महीने का 10,000 रुपए का बनाया तो 10,000 रुपए 3 महीना, न्यू बिल पीरियड एंड न्यू बिल अमाउंट, बस आप ये ध्यान रखना, इजी अप्रोच है। न्यू बिल पीरियड, न्यू बिल अमाउंट, इंटरेस्ट विल बी ऑफ न्यू बिल पीरियड एंड न्यू बिल अमाउंट। अब सेटलमेंट, सेटलमेंट में क्या होगा? हो सकता है वो कुछ पार्ट कैश में दे रहा हो कि सर इतना तो चलो अभी कैश ले लो, बाकी का नया बिल दे दो। 20,000 का बिल था, 200 रुपए नोटिंग चार्जेस थे, वो बोल रहा है 10,000 रुपए का नया बिल ले लो, बाकी कैश में ले लो। तो 10,000 का नया बिल दे रहा है, 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट होगा सिर्फ, वो इंटरेस्ट मिला के बचा हुआ पूरा पेमेंट कैश में आ जाएगा। दैट हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना पड़े। वो भी नहीं, वो बोल सकता है, वो बोलता है 10,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट का बीआर ले लो, तो 10,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट का बीआर और बाकी कैश, कैसे भी हो। इसलिए बेटर है पहली एंट्री इंटरेस्ट की अलग बना दो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अलग बना दो, ताकि सेटलमेंट पे एक ही एंट्री से काम हो जाए हमारा। सेटलमेंट पे एंट्री होगी, या तो हमारे पास कुछ कैश आ रहा होगा, एक नया बीआर आ रहा होगा टू बी, ए अकाउंट डेबिट टू कैश टू बी। अब इस बिल का आगे क्या होता है क्या नहीं होता उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कि वापिस वही सिचुएशन आ गई, फिर नया बिल है, ऑनर होता है, डिसऑनर होता है, इंसॉल्वेंसी आती है, इंसॉल्वेंसी लास्ट में डील करेंगे। हाँ बस वही, ये हो गया आपका रिन्यूअल। रिन्यूअल में हमेशा ध्यान रखना, पुराना बिल कैंसिल करना है, फिर नया बिल आना है। रिन्यूअल में गलती होती है कि वो कैंसिलेशन को भूल जाते हैं, वो 2 बिल हो जाते हैं, पुराना भी कंटिन्यू चलता हुआ रह जाता है, एंट्री गायब हो जाती है। वो एंट्री ध्यान रखना, कैंसिलेशन होगा और उसके बाद नए बिल का एक्सेप्टेंस होगा। डिस्चार्ज अंडर रीबेट, डिस्चार्ज अंडर रीबेट में बिल का पेमेंट होता है, लेकिन वो पेमेंट ड्यू डेट से पहले होता है। हमें हमारा पेमेंट मिल रहा है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हमें रीबेट देना पड़ रहा है, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। उसका बिल पेबल कैंसिल हो रहा है, वो पेमेंट कर रहा है और उसे रीबेट मिल रहा है, दैट रीबेट इज इनकम फॉर हिम।
नहीं, नाम रिबेट होता है। हाँ, नाम रिबेट ही होगा। दोनों में रिबेट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस है। रिबेट होती है आफ्टर द ट्रांजैक्शंस, तो अर्ली पेमेंट के लिए वो टर्म ही ऐसी आती है, डिस्काउंट, डिस्चार्ज अंडर रिबेट। तो मैं तो ठीक है, एक इजी अप्रोच में समझाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। डिस्काउंट वर्ड वहां पे सूट नहीं है। डिस्काउंट 3 तरह का होता है यदि हम ट्रेड में बात करें, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रीबेट। तो रीबेट इज अ डिफरेंट टर्म, है सिनोनिम ही कि रीबेट इज सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट यार, बट डिस्काउंट अर्ली कैश पेमेंट। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट वर्ड, तो बिल्स में इसका नाम रीबेट लिया हुआ है, इसलिए रीबेट यूज कर, नॉट अ बिग डील। फाइन। तो ये सारे सिचुएशंस हमने यहाँ पे डील कर लिए, सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज के सिचुएशन। एक और ले ही लो, लास्ट वाला भी, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले बिल डिसऑनर होगा। इंसॉल्वेंसी जब भी आएगी तो जो भी पेंडिंग बिल चल रहा है वो पहले डिसऑनर होगा और फिर इंसॉल्वेंसी होगी। तो इसमें पहली एंट्री आपकी डिसऑनर की बनेगी। अब डिसऑनर की एंट्री डिपेंड करता है बिल कहां है। बिल हमारे पास है, बिल बैंक के पास है, बिल एंडोर्सी के पास है, तो डिसऑनर की एंट्री अकॉर्डिंगली बनेगी। और फिर इंसॉल्वेंसी की एंट्री बनेगी दूसरी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू BR, PP अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू डेफिशिएंसी। इंसॉल्वेंसी के केस में जितना पेमेंट हम कम नहीं कर पाए वो डेफिशिएंसी कहलाती है, तो टू डेफिशिएंसी। फाइन। तो सारी सिचुएशन की जनरल एंट्रीज मैंने आपको यहां बता दी। इसको एक बार पूरा वापस अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर मेन कॉन्सेप्ट अकोमोडेशन बिल की बात करेंगे कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है और उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, हाँ, ओके देन बाय।